नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे सफर पे चलेंगे जो सच में किसी महागाथा से कम नहीं है। मतलब सोच कर देखिए, सदियों पहले जो बात सिर्फ कुछ मसालों की तलाश से शुरू हुई थी, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम में कैसे बदल गई। ये 1498 से लेकर 1947 तक की एक ऐसी कहानी है जिसने आज के आधुनिक भारत को पूरी तरह से आकार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डुबकी लगाते हैं। इस 450 साल के लंबे और जटिल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला है द अराइवल्स, यानी यूरोपियन शक्तियों की एंट्री। दूसरा द कॉन्क्वेस्ट या उनका विस्तार। तीसरा द अवेकनिंग, यानी हमारी वैचारिक जागृति। चौथा द स्ट्रगल या जनसंघर्ष। और आखिरी द डॉन, यानी आज़ादी की वो नई सुबह। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक्ट 1 द अराइवल्स, दौलत के लिए यूरोपीय होड़। अब देखिए, प्राचीन काल से ही भारत के सूती कपड़े, रेशम और खास तौर पर मसालों की यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। लेकिन हुआ क्या कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया और जो पुराने जमीनी व्यापारिक रास्ते थे उन पर कब्जा हो गया। अब यूरोपीय शक्तियों को मजबूरी में नए समुद्री रास्तों की तलाश करनी पड़ी। यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी रणनीतिक रेस। 1498 में पुर्तगाली कालीकट पहुंचे, फिर 1605 में डच आए जिन्होंने मसूलीपट्टनम में अपना बेस बनाया। इसके बाद 1600 के रॉयल चार्टर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई, जिन्होंने सूरत को अपना केंद्र चुना। और अंत में 1664 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपनी जगह बनाई। सबका मकसद बस एक था, भारत के इस बेहद मुनाफे वाले व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना। पर आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर इस रेस में इतनी हड़बड़ी क्यों थी। जवाब है मुनाफे का ये चौंकाने वाला आंकड़ा, 60 गुना। जी हाँ, 60x। जब 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप के नए समुद्री रास्ते से भारत आए और यहाँ से मसालों का जहाज भरकर वापस यूरोप गए, तो उन्हें अपनी पूरी यात्रा की लागत का 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिला। आप खुद सोचिए, मुनाफे के इतने बड़े आंकड़े ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी और बस सारी बड़ी ताकतें पूरी शिद्दत से भारत की तरफ खिंची चली आईं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 द कॉन्क्वेस्ट, व्यापारिक कंपनियों से राजनीतिक सत्ता तक का सफर पर। अब होता ये है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद महान मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगता है। एक बड़ा राजनीतिक खालीपन आ जाता है और क्षेत्रीय शक्तियों में आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन विदेशी कंपनियों ने इसका पूरा फायदा उठाया। अब ये सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, ये शासक बनने की राह पर निकल पड़े। इसे 3 बड़े युद्धों से समझिए। 1757 का प्लासी का युद्ध एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां कूटनीति और धोखे से बंगाल के नवाब को हराया गया। फिर 1760 के वांडीवॉश के युद्ध में उन्होंने अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह मैदान से हटा दिया। और आखिरकार 1764 का बक्सर का युद्ध, ये सबसे निर्णायक था। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की एक संयुक्त सेना को हराकर अंग्रेजों ने भारत में अपने वर्चस्व की एक अभेद्य नींव रख दी। इस राजनीतिक कब्जे का जो तुरंत असर हुआ वो आर्थिक रूप से बहुत खौफनाक था। 1.77 करोड़ रुपए। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर तो बैठाया, पर यह कोई एहसान नहीं था। इसके बदले में युद्ध के हर जाने के नाम पर उससे 1.77 करोड़ रुपए की भारी रकम वसूली गई। ये आंकड़ा आज भी हैरान करता है और ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे उपनिवेशवाद की शुरुआत के साथ ही भारत की अपार संपत्ति का एक तरफा और निर्दयी दोहन शुरू हो चुका था। अंग्रेजों की ये चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस ने 3 बहुत ही क्रूर शर्तें रखीं। पहला, भारतीय शासकों को अपनी खुद की सेनाएं खत्म करनी होंगी। दूसरा, उन्हें अपने राज्य में परमानेंटली ब्रिटिश सैनिकों को रखना होगा। और तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला था, उन ब्रिटिश सैनिकों का भारी भरकम खर्च भी उन्हीं भारतीय शासकों को उठाना पड़ेगा। मतलब बिना लड़े ही बस एक संधि से उन्होंने क्षेत्रीय ताकतों की रही सही आजादी छीन ली। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, जब पूरा का पूरा उपमहाद्वीप धीरे धीरे एक कॉरपोरेट कंपनी के नियंत्रण में जा रहा था, तो आम भारतीय जनता कर क्या रही थी? क्या ये सब चुपचाप बर्दाश्त किया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। और यही सवाल हमें हमारे अगले और बेहद दिलचस्प पड़ाव पर ले जाता है। एक्ट 3 द अवेकनिंग, सुधार, पुनर्जागरण और प्रतिरोध की लहर।
19वीं सदी आते आते भारत में एक नया बौद्धिक जागरण, एक नई सोच उभरने लगी थी। पश्चिमी शिक्षा और लोकतांत्रिक विचारों के आने से एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। इसी दौरान भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने हमारे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास की फिर से खोज की, जिससे लोगों में सोया हुआ आत्मविश्वास वापस जागा। ईसाई मिशनरियों द्वारा जो भारतीय संस्कृति की आलोचना हो रही थी, उसका जवाब देने के लिए समाज सुधार आंदोलनों ने जोर पकड़ा। और इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों और साहित्य ने, जिन्होंने पूरे देश को वैचारिक रूप से एक कर दिया। एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था, जो अब इस पूरी व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार था। लेकिन इस जागृति ने आज़ादी की लड़ाई को दो स्पष्ट विचारधाराओं में बांट दिया। एक तरफ थे हमारे नरमपंथी यानी मॉडरेट्स। उनका तरीका 3P पर टिका था: प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, प्रार्थना, याचिका और विरोध। वे पूरी तरह से संवैधानिक तरीकों पर निर्भर थे। लेकिन दूसरी तरफ थे चरमपंथी या एक्सट्रीमिस्ट्स। ये युवा नेता नरमपंथियों के तरीकों से काफी निराश थे। उनका साफ मानना था कि याचिकाओं से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सीधे एक्शन, विदेशी चीजों के बहिष्कार और पूर्ण स्वराज की मांग का रास्ता अपनाया। इस वैचारिक बदलाव ने हमारे आज़ादी के संग्राम को एक नई और बहुत ही आक्रामक ऊर्जा दी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा एक्ट फॉर द स्ट्रगल, जन आंदोलन का युग। 20वीं सदी में आते आते ये लड़ाई एलीट क्लास की बैठकों से निकलकर सीधा सड़कों पर आम जनता के बीच पहुंच गई। 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल गई। अब किसान, मजदूर, आम नागरिक सब इस संघर्ष से जुड़ गए। एक तरफ जहां गांधी जी का मास सत्याग्रह चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1928 में भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकना एक बहुत ही अडिग और क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतीक बन गया। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह पंगु बना दिया। और 1944 आते आते CR फॉर्मूला जैसी कोशिशें हुई ताकि राजनीतिक गतिरोध को तोड़ा जा सके। मतलब व्यापक सत्याग्रह और क्रांतिकारियों के अदम्य साहस दोनों ने मिलकर सत्ता को हर तरफ से घेर लिया था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक मोर्चों तक सीमित नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में एलीट सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया था और एक बिल्कुल अलग रणनीतिक रास्ता चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सीधा सैन्य मोर्चा खोल दिया। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आज़ादी की वो लड़ाई वास्तव में कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक्ट 5 द डॉन, विभाजन के साए में आज़ादी। 15 अगस्त 1947 की वो रात, नई दिल्ली की संविधान सभा खचाखच भरी थी और एक अपार उम्मीद और उत्साह था। तभी जवाहरलाल नेहरू के वो अमर शब्द गूंजे, रात के ठीक 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। ये सच में एक बहुत बड़ी जीत का प्रतीक था, एक ऐसा मुकाम जिसे हासिल करने के लिए अनगिनत लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन इस ऐतिहासिक जश्न के पीछे की वास्तविकता बहुत ही दर्दनाक थी। एक तरफ नई दिल्ली में आज़ादी का जश्न मन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे महासंग्राम के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी वहां से हजारों मील दूर बंगाल के नोआखली में थे। वे देश के विभाजन के कारण भड़की भयानक सांप्रदायिक हिंसा की आग को बुझाने की हताश कोशिश कर रहे थे। ये ब्रिटिश वापसी की बहुत ही भारी मानवीय कीमत थी, एक गहराई तक बटे हुए समाज की वो कड़वी सच्चाई जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। इस पूरी महागाथा के अंत में एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। आज के आधुनिक दक्षिण एशिया में इन औपनिवेशिक सीमाओं की स्थायी विरासत क्या है? सोचिए, जो कहानी सदियों पहले सिर्फ व्यापार और विजय अभियानों से शुरू हुई थी, उसने आज की भू राजनीतिक वास्तविकता को कैसे आकार दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने इतिहास को एक नए, स्पष्ट और दिलचस्प नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।